बच्चा परेशान होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है, सोनोमीटर दे रखा है और क्या सर टेंशन वेंशन चेंज करके क्या निकलवा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ध्यान रखो, कटिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एनएलएम में डाल देगा एग्जामिनर या एसएचएम में डाल देगा। आपके दिमाग में वो चीज एकदम 100% सॉलिडिफाई हो जाएगी कि भैया अब ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मैं तो बना लूंगा। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो एवरीवन, नीट एक्स्ट्रा मार्क्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं यश त्रिपाठी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन वेव्स। ऑसिलेशन वेव्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो पूरी एनालॉजी हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं हर साल। देखिए, सबसे पहली बात कि नीट का एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल सभी को एंजाइटी भी हो रही होगी और होनी भी चाहिए। जिन बच्चों को एंजाइटी नहीं हो रही है वो ऑलरेडी रेस से बाहर है। एंजाइटी अगर आपको हो रही है, इट मींस इट इज ए पॉजिटिव साइन, इसको निगेटिवली नहीं लेना है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सर हम इस एंजाइटी को, इस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं नीट एग्जाम में पूछूं तो कौन सा सब्जेक्ट देता है? हाँ, मुझे पता है सभी लोग क्या बोलने वाले हैं। फिजिक्स इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा दुख दर्द देता है जीवन में। अगर फिजिक्स ना होता, नीट एस्पिरेंट्स को लगता है अगर फिजिक्स ना होता लाइफ बहुत आसान थी, बहुत अच्छे से बायो समझ में आ जाती है, केमिस्ट्री के कुछ इधर उधर करके क्वेश्चन भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है फिजिक्स में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने फिजिक्स को फील नहीं किया है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, और वो एक्सपेक्टेड भी है। आप लोग आने वाले टाइम पर फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, है ना, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सर थोड़ा तो फिजिक्स आना चाहिए, थोड़ी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना। हाँ, कैलकुलेशन आती है। अब बात करते हैं सर फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है फिजिक्स को, इसको समझना है। देखो, सबसे पहली बात मैं एकदम क्लियर बोल देता हूं, फिजिक्स कभी भी थ्योरी से पढ़ के नहीं आने वाली। थ्योरी कितना भी चाटते रहो, आराम से थ्योरी पढ़ते रहो, कितने बार भी रिवाइज कर लो थ्योरी, फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे। फिजिक्स में नंबर छुपे हुए हैं प्रैक्टिस पे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब बात आती है सर हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और नीट 2025 ने जो सदमा दिया है ना, वो ओवरकम ही नहीं हो पा रहा है। क्या करना है? इतना डिफिकल्ट पेपर आ गया था, क्या नीट 2026 में ऐसा पेपर आ गया तो मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं? कर लेंगे, सब कर लेंगे। उसी के सॉल्यूशन लेकर हम लोग आपके साथ आए हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स आपके साथ आया है, विच इज नोन एज टैप एंड टेस्ट। ये टैप एंड टेस्ट क्या है सर? सर देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जाइए और टैप एंड टेस्ट दीजिए। टेस्ट को कंप्लीट कीजिए, अपना स्कोर बताइए। सर ऐसा क्या खास है? हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, XYZ बहुत सारी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं, तो टैप एंड टेस्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा यूनिक क्या लेके आ रहे हो? मैं बताता हूं। हर चैप्टर का जो भी लास्ट 10 इयर्स में नीट ने पूछा है, हर चैप्टर का, लेट्स अज्यूम अगर मैं ऑसिलेशन वेव्स की बात करता हूं तो ऑसिलेशन वेव में लास्ट 10 ईयर में नीट ने जो भी पूछा है उसकी कंप्लीट एनालिसिस के साथ नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकता है, वो सारा का सारा डेटा आपको टैप एंड टेस्ट में मिलेगा। टैप एंड टेस्ट के हर एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना PYQs है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने PYQs हैं। आप मान के चलिए नीट 2026 के पेपर में आपको कुछ ना कुछ टैप एंड टेस्ट से मिल जाएगा। सर टैप एंड टेस्ट आपने ऑसिलेशन वेव का ही बनाया है? नहीं बच्चों, हर एक चैप्टर का टैप एंड टेस्ट रेडी है, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आपको क्या करना है? सर वो कहां मिलेगा? कहां सर? आप बोल तो रहे हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वेयर वी विल फाइंड इट?
तो आपको क्या करना है, नीट एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल पर जाना है, वीडियोस में जाना है, हर एक चैप्टर के वीडियोस बने हुए हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, हर एक चैप्टर के वीडियोस बने हुए हैं। उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टैप एंड टेस्ट का लिंक। तो जब भी आपको लगे कि मेरी तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी है ना, अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरी तैयारी अच्छी है भी या नहीं, क्या मैं नीट 2026 के लिए रेडी हूं या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, फटाफट से जाना है, टैप एंड टेस्ट देना है और आपको आइडेंटिफाई करना है आपका स्कोर कितना है। अगर आप टैप एंड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बिलीव मी आप नीट में भी फोड़ के आओगे। लेकिन अगर टैप एंड टेस्ट में कुछ वीकनेसेस है, कुछ गलती हो रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वो चैप्टर को रिवाइज करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब आप टैप एंड टेस्ट अपना कंप्लीट करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल इज लिंक्ड विद द एआई, ठीक है। तो वो आपकी पूरी एनालॉजी बताता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके वीक है, ये स्ट्रांग है। तो जो वीक टॉपिक्स है ना, वो आइडेंटिफाई करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स खुद ही बता देगा, बच्चे ये पढ़ लो। कौन करता है ऐसा, कौन करता है? नहीं हो रहा भाई। ये एक टीचर का भी काम नहीं हो पाता है, ये टीचर से भी नहीं हो पाता कि बच्चे का टॉपिक एनालाइज कर ले कि कौन कौन सा वीक है, ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है टीचर से। तो कौन करके देगा ये काम? हमारे लिए सबसे अच्छा तो ये है कि कोई मुझे मेरी वीकनेसेस बता दे। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट होगा, अगर मैं उसको उसकी वीकनेसेस बता दूंगा, वो उस वीकनेस पर काम करके एक अच्छा स्कोर ला सकता है। तो वीकनेस कैसे पता चलेगी? वीकनेस पता चलेगी एआई पावर्ड एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ। इसमें क्या करना है सर, एक्स्ट्रा मार्क्स जैसे ही आप टैप एंड टेस्ट कंप्लीट करेंगे, एक आपके सामने बेहतरीन सा चार्ट बन के आ जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन से गलत किए, कौन से टॉपिक आपके वीक है, किसमें आपको पढ़ना है, और रिफर भी कर देगा कुछ वीडियो लेक्चर्स जिससे आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। That is why टैप एंड टेस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपको एनालाइज नहीं कर रहा, आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा है, आपकी वीकनेसेस बताकर आपको सही डायरेक्शन में लेके भी जा रहा है। सो दैट इज व्हाई आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज मेक इट श्योर आप वो टैप एंड टेस्ट को जरूर देंगे अगर आप नीट सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं किसी भी चैप्टर के बारे में बात करता हूं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी ट्रेंड एनालिसिस। सो इफ आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड एनालिसिस, आपको फील होगा कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन से 6 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट 5 ईयर में एसएचएम से सिंपल हार्मोनिक की एनालिसिस से 6 क्वेश्चन आ गए। अभी मैंने एनर्जी की एनालिसिस नहीं की है, सिंपल हार्मोनिक की एनालिसिस पे आपका सिंपल पेंडुलम आ गया, स्प्रिंग एनालिसिस आ गया, स्प्रिंग मास सिस्टम आ गया, और बेसिक टर्मिनोलॉजी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह में क्या क्या रिलेशन है। Then we will discuss simple harmonic motion as a uniform circular motion और उसकी एनर्जी एनालिसिस। तो देखिए भाई, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ इफ आई विल कंसीडर 12 क्वेश्चन। इसलिए हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे ने ट्रेंड एनालिसिस देखी नहीं, ट्रेंड एनालिसिस देखा नहीं और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और जब आप क्वेश्चन करेंगे ट्रेंड एनालिसिस बिना देखे, तब आपको गलती होगी ही होगी। आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी ही नहीं पता किस तरीके से करना है। सो मेक इट श्योर उसकी ट्रेंड एनालिसिस लास्ट 5 ईयर्स में क्या क्या पूछा गया और एग्जामिनर क्या बना सकता है, इसके ऊपर हमें सोच विचार करना ही पड़ेगा। देन अगर मैं वेव्स की बात करूंगा तो वेव्स में सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन से 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इतना ज़्यादा त्राहिमाम नहीं मचेगा वेव्स में। वेव्स को आपको पढ़ना है, समझना है, स्पेशली एयर कॉलम्स हो गया या वेव्स इन स्टैंडिंग वेव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसी से क्वेश्चन पूछे गए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उतना ही समय देना है। ऐसा नहीं है कि वेव्स बहुत लेंथी टॉपिक है, हम पढ़े जा रहे हैं, वेव्स ही चल रहा है 1 महीने तक, क्वेश्चन बन नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एनालाइज करना है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेपर पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, आपको करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दे रखा है, वहां पे टैप एंड टेस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करो और टैप एंड टेस्ट दो। देखिए वही टैप एंड टेस्ट के कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन आपको कहां देने हैं सर, आपको देने हैं टैप एंड टेस्ट को क्लिक करके एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, कोई भी चार्जेस नहीं है, तो डोंट फील शाई, फटाफट से क्लिक करो, अपने मार्क्स को मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ। ठीक है, मूविंग अहेड, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of the velocity and the acceleration is same. Then what will be the time period? Time period पूछ रहा है कितना होगा. देखो क्या दे रखा है. अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या होती है जनरल इक्वेशन? द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा मान लेते हैं. दिस विल बी अवर जनरल इक्वेशन. ठीक है, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा. यस सर, ये बात समझ में आती है. ठीक है, अगर मैं एसिलरेशन के टर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा. यस सर, ये बात तो समझ में आती है. अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एट t इक्वल टू 0, या फिर आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड है हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पार्टिकल कहाँ है? 2 सेंटीमीटर पर है. मतलब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ओमेगा टी आ जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर. अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, देन आई कैन आंसर इट इज 2/3. ठीक है सर, ये अपन को गिवन डेटा हो गया 2/3, हम लोगों ने मान लिया ये इक्वेशन. अच्छा, अगर साइन ओमेगा 2/3 है तो कॉस ओमेगा टी कितना होगा सर? कॉस ओमेगा टी होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, दैट विल बी कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 5/9. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये ध्यान रखना है. ठीक है सर, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली. अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कितना? दैट इज a ओमेगा. a की वैल्यू अपन को 3 दे रखी है इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? √5/9. इसी तरीके से अगर कोई मुझसे एक्सीलरेशन पूछता है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? माइनस का a की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 2/3. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों? सेम दे रखा है. देखो टिपिकल प्रॉब्लम है, अगर समझोगे तभी बनेगा, कॉन्सेप्ट पकड़ में आएंगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो अब अगर मैं यहां पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम डाल देता हूं, मतलब 3 ओमेगा अंडर रूट 5/9 विल बी अंडर रूट 5/3, सॉरी दिस इज 3 है ना, अंडर रूट 5/3. मैं अंडर रूट के अंदर 9 होगा, सो दिस इज अंडर रूट 5/3. ठीक है. सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? इसका आंसर कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2/3. तो 3 गॉट कैंसल्ड, दिस 3 गॉट कैंसल्ड. सो व्हाट विल बी अवर रिमेनिंग पार्ट? एक ओमेगा ने एक ओमेगा को मार दिया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 5/2. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा. अब ओमेगा इतना आया है, मुझे टाइम पीरियड पूछा है. टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन है सर? 2π/ओमेगा. तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, इट इज 2π/ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 5/2. सो व्हाट विल बी अवर आंसर? इट इज 4π/√5 सेकंड विल बी अवर आंसर. दिस विल बी अवर आंसर. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. क्या आ जाएगा आंसर? 4π/√5. सो डी पार्ट विल बी अवर राइट आंसर. टिपिकल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, अदरवाइज एक बार क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं, देन दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मूविंग अहेड, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एसएचएम एज ए यूनिफॉर्म मोशन. अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो एसएचएम को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नीट का ही मैंने पीवाईक्यू उठाया है. नीट 2019 का क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ द रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर. फिगर में दे रखा है कुछ पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कल में. The y is the projection of the radius on rotating particle p is. तो y का प्रोजेक्शन आपसे पूछ रहा है, मतलब SHM की इक्वेशन पूछ रहा है. इनिशियली पार्टिकल कहां दे रखा है? t इक्वल टू 0 पर. तो y का मतलब अब आप सोचो, जब पार्टिकल यहां आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहां आएगी, जब पार्टिकल यहां आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहां आएगी, जब पार्टिकल यहां आएगा इसकी प्रोजेक्शन यहां आएगी, जब पार्टिकल यहां आएगा इसकी प्रोजेक्शन यहां आएगी. ठीक है, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपको कहां दे रखा है? मतलब मीन पोजीशन पर है. देखो ये अगर मैं y के टर्म में पूछूंगा तो दिस विल बी द मीन पोजीशन, y इज इक्वल टू 0 विल बी द मीन पोजीशन. और ये क्या हो जाएगा सर? ये एक्सट्रीम एंड्स हो जाएंगे. तो द पार्टिकल इज ऑक्सीलेटिंग लाइक दिस. तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पूछूं एट t इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द पोजीशन? y इज इक्वल टू कैपिटल A. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, और हमको क्या दे रखा है? देखो टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? सर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 2π डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी कम्स आउट टू बी π/2 रेडियन पर सेकेंड. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा.
π/2 रेडियन पर सेकंड विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं, व्हाट विल बी द इक्वेशन, y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM तो अपन को ऐसे ही लिखनी आती है। तो एट t इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें डालता हूं, एट t इक्वल टू 0 की सिचुएशन डालता हूं, तो ये हो जाएगा a इंटू साइन ऑफ 5, a इंटू साइन ऑफ 5 गॉट कैंसिल्ड। सो साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 5 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी सर, 5 की वैल्यू होगी π/2। अगर मैं उठा के इधर डाल दूं साइन π/2, so what we will get, y is equals to a into sin of omega t plus π/2। इसी को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसी को लिख सकते हैं, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, रेडियस और रेवोल्यूशन दे रखा है, 3 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। 3 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, डेट इज π/2 मल्टीप्लाई बाई टी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, और यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा SHM का। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, जनरल इक्वेशन रखनी है, इनिशियल कंडीशन लगानी है, 5 की वैल्यू निकालनी है, एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एनर्जी इन SHM। जो एनर्जी ऑक्सीलेट कर रही है उसका SHM में हमें देखना है व्हाट विल बी द रिलेशन। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ t। ठीक है सर, टाइम पीरियड कितना हो गया इसका t, एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, मीन पोजीशन पर। आप ऐसे समझो सर, दिस विल बी द मीन पोजीशन पर पार्टिकल है एट t इक्वल टू 0, द पार्टिकल इज समवेयर हियर, यहां पर पार्टिकल खड़ा हुआ है, कंसीडर करें ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो आप पहले मुझे ये बताओ, मीन पोजीशन पर पार्टिकल की रफ्तार क्या होगी। मीन पोजीशन पर सर पार्टिकल सबसे तेज दौड़ रहा होगा, हाईएस्ट स्पीड होगी मीन पोजीशन पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आ गई, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अपना खड़ा हुआ है मीन पोजीशन पर। ठीक है सर, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम आएगी, और उसके बाद पार्टिकल यहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और फिर पार्टिकल वापस आएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, फिर पार्टिकल यहां पर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और फिर पार्टिकल यहां पर आएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। इतना समझ में आया। हाँ सर, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे t इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बहुत अच्छे, जब पार्टिकल यहां आएगा तो t इक्वल टू t/4 होगा, तो t इक्वल टू t/4 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, k इक्वल टू 0 हो जाएगा। t इक्वल टू t/2 मतलब पार्टिकल लौट कर यहां आ गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से t इक्वल टू 3t/4 पर क्या होगा सर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इसी तरीके से t इक्वल टू t पर क्या होगा सर, काइनेटिक एनर्जी अगेन हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये हमारा कुछ पॉइंट है, कुछ एनालिसिस है जिससे हमें समझ में आना चाहिए। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए t इक्वल टू 0 पर, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है सर, और t/4 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई सर, 0। t/4 अपना ये रहा टाइम, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब इधर देखो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 0 पर, बिल्कुल सही है, बट t/2 पर 0 दिखा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर क्या होगा, ए पार्ट। बहुत सिंपल सी एनालॉजी करेंगे, हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कहाँ कहाँ रखना है, और उन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करते 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 वी विल गेट द आंसर। मूविंग अहेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दैट विल बी द राइट आंसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोलता है, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम को समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड है और मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूं, तो वो क्या करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, SHM करने लगता है। SHM कर रहा है तो हमें उसकी इक्वेशन निकालनी होगी, तो उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसीडर कीजिए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है, इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने कट कर दिया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कटिंग पर क्वेश्चन आते ही हैं, कॉम्बिनेशन और कटिंग पर मिक्स करके बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है। फिर इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, मास m है, शो कर रहा है और पूछ रहा है कि बताओ भैया कितना टाइम पीरियड होगा, अगर इनिशियल टाइम पीरियड कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा,
अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए। स्प्रिंग मास सिस्टम पर क्वेश्चन आएगा तो कॉम्बिनेशन पर आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स ने एक स्पेशल फीचर बनाया है बच्चों आपके लिए, दैट इज नोन एज द पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन में क्या होता है सर, सेम टाइप के क्वेश्चन, बस बार बार वैल्यूज चेंज होगी। वैल्यूज चेंज होने की वजह से क्या होता है, आप बार बार कॉन्सेप्ट लगाओगे तो रिकॉल हो जाएगा दिमाग में, शॉर्ट मेमोरी में आपकी स्टोर हो जाएगी वो चीज। ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली वो चीज ब्रेन में स्टोर हो जाएगी, फिर जब भी वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फटाक से वो मेमोरी काम करेगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेक इट श्योर आप पावर क्वेश्चन फीचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। ठीक है, एक और प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए स्प्रिंग कांस्टेंट के कट इनटू n इक्वल पार्ट्स out of which r parts are placed in parallel। तो टोटल पार्ट्स एक स्प्रिंग थी जिसको मैंने n पार्ट्स में काट लिया, फिर उनमें से n पार्ट्स में r पार्ट्स को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया एक ब्लॉक के साथ। पूछ रहा है कि बताओ भैया जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा व्हाट विल बी द टाइम पीरियड कितना होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो जब मैं स्प्रिंग को छोटा करता हूं, अगर लंबी स्प्रिंग है इसको छोटा कर दूंगा, n टाइम्स से लेंथ में n टाइप में डिवाइड कर दिया, तो जो नई इक्विवेलेंट स्टिफनेस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी n इंटू के। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट अर्लियर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कटिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एनएलएम में डाल देगा एग्जामिनर या एसएचएम में डाल देगा, दोनों ही, या फिर वर्क एनर्जी पावर में डाल देगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं लेंथ को कम करूंगा इक्विवेलेंट स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब K1 बोल दो, जो अपन ने यहां पर पूछा इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, NK होगी, इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, NK होगी, इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, NK होगी, इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, NK होगी। तो अब ये सारे के सारे पैरेलल में है, सो व्हाट विल बी द के इक्विवेलेंट आ जाएगा NK प्लस NK R टाइम्स तक। So what will be the K equivalent in this particular case? That is N into R into K. This will be the value of K equivalent. ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई n r k, एंड दैट विल बी अवर आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार नीट एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार। 2 स्प्रिंग ले लेंगे, कभी 3 स्प्रिंग ले लेंगे, कभी किसी की वैल्यू कुछ कर देंगे, कभी किसी की वैल्यू कुछ कर देंगे, और आपसे टाइम पीरियड पूछेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बना देंगे, एक बार कुछ टाइम पीरियड दे देंगे, फिर उसको कट करके दोबारा लगा देंगे, पूछेंगे नया टाइम पीरियड कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप PYQs देखोगे आपको समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को एक जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स ने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनाया है, दैट इज नोन एज द पावर क्वेश्चन। ये पावर क्वेश्चन क्या है सर, पावर क्वेश्चन में स्टेम सेम रहेगी पर डेटा बार बार बदल रहा है। उससे क्या है, उससे है कि आपको बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द आंसर। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपके दिमाग में वो चीज एकदम 100% सॉलिडिफाई हो जाएगी कि भैया अब ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मैं तो बना लूंगा। क्यों? क्योंकि योर ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स। तो इसीलिए पावर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको जरूर एक्सप्लोर करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप टैप एंड टेस्ट देंगे, उसमें कुछ पावर क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान रखना उस तरीके से आपको देना है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई nr k। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द बॉब इन द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल मास and its length made up of the half of its the original length, then the new time period of the oscillation is x by 2. Calculate the value of x, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, l बाई जी या g बाई l। अब यहाँ पर बच्चा फिर से कंफ्यूज होता है। देखो टाइम पीरियड की यूनिट क्या है, टाइम पीरियड की यूनिट है सेकंड। l बाई जी अगर आप निकालोगे यहाँ से l बाई जी, तो इसकी यूनिट भी सेकंड ही आएगी। तो एक बार अगर आप l बाई जी या g बाई l में डाउट होना तो यूनिट से मैच कर लिया करो, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो l बाई जी अपन ने बना लिया, ये अपना आंसर आया। इसका मतलब ये तो सर मास पर डिपेंड ही नहीं करता, मास इंडिपेंडेंट है। हाँ सर,
तो मास बढ़ाओ घटाओ कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, लेंथ। तो अगर मैं नया टाइम पीरियड पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब सोचो लेंथ को क्या किया, हाफ कर दिया सर आपने, हाफ कर दिया मतलब L/2G कर दिया, L/2G कर दिया, ठीक है, हाफ। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तब क्या होगा सर, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, G ने G को मार दिया, L ने L को मार दिया। सो व्हाट विल बी अवर आंसर, T डिवाइडेड बाई T न्यू will be equals to T divided by 2 T new will be equals to what आ जाए, कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स। मतलब T new की वैल्यू कितनी होगी सर, T डिवाइडेड बाई √2। अब T डिवाइडेड बाई √2 का मतलब है इस पूरे फैक्टर को आप ऐसे देखो, 1/√2 इज इक्वल्स टू इंटू टी, यही चीज आपको दे रखी है x/2, मतलब 1/√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x/2 दे रखी है। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √2 एंड दैट विल बी अवर आंसर। कुछ नहीं था, घुमा रहा था एग्जामिनर, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये x/2 और ये सब ना दिया होता तो बच्चों को लगता है यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन बना दिया है। तो बस उसने x/2 करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो आंसर कितना हो जाएगा, √2। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेव मोशन। जब वेव मोशन में होगी, ट्रैवलिंग वेव होगी, स्टेशनरी वेव होगी, उस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो वेव मोशन पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीट 2024 का फिर से क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्या बोल रहा है सर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग वेव y इज इक्वल टू c इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा a t माइनस x। x डिस्टेंस है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो बताओ भैया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें। तो अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, y इज इक्वल टू c इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इंटू ए टी माइनस एक्स, ऐसा दिया है। बहुत बढ़िया। अगर मैं जनरल इक्वेशन वेव की लिखता हूं, दैट इज ए इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए, मैंने पूरा कर दिया, इसको पहले ओपन कर देता हूं, ए माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ऐसी इक्वेशन बन रही है अपनी। पहले अपन ने इसको ओपन कर दिया। अब मैं जनरल इक्वेशन वेव की लिखता हूं बच्चों, क्या होगा, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर आप कंपेयर करो, यहां पर क्या कंपेयर करो, अगर मैं पूछूं a की वैल्यू कितनी है, यहां पर c था ओरिजिनली, a की वैल्यू c रही, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये वाला टर्म। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू a, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बहुत बढ़िया। अब ओमेगा होता कितना है सर, 2 पाई f के बराबर होता है। तो बस इस पर फोकस करो। तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, मतलब f की वैल्यू कितनी आएगी, a बाई लैम्डा, a by lambda, and that will be the right answer. A by lambda will be the right answer. Moving ahead towards the next concept, that is known as the traveling wave. अगर वेव एक ट्रैवल कर रही है तब हमें आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। So let us consider if the initial tension in a stretched string is doubled. मैंने अगर टेंशन एक स्ट्रिंग में था उसको डबल कर दिया। अब पूछ रहा है कि then the ratio of the initial and the final speed of the traveling wave, स्पीड का क्या रेशियो होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। देखिए अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक वेव है, कंसीडर दिस विल बी अवर वेव, और ये हम लोगों ने टेंशन में रख रखी है। सो हाउ वी विल राइट डाउन द वेलोसिटी, सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी गिवन एज अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सर ये लैम्डा क्या है, सर ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, जो भी लेंथ दे रखी है, लीनियर डेंसिटी बोल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ विल बी द लैम्डा। ठीक है सर। तो वेलोसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, नीट 2022 का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर मैंने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, मतलब v1/v2 करूंगा, तो किसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ t2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब अपन को क्या करना है सर, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर मैंने इनिशियल टेंशन डबल कर दिया तो v1 डिवाइडेड बाई v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t1, t1 लुढ़क गया, अपने पास आंसर क्या आएगा सर, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ v1 एंड दैट विल बी अवर आंसर। मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/√2। v1/v2 करेंगे, v1/v2 विल बी 1/√2 विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। जब दो वेव आपस में आ रही होती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी, दैट इज नोन एज द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एयर कॉलम हो गया, स्टैंडिंग वेव के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए
अगर कोई वेव आ रही है और वो किसी फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से कांटेक्ट करती है, देखिए एक बार कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ये अपनी स्ट्रिंग है, मैंने यहां से एक वेव को जनरेट किया और वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और पलट के वापस आ जाएगी। अब वापस आते टाइम ये वेव कैसी होगी सर? वापस आते टाइम ये नीचे की तरफ होगी। सो जब वापस आ रही होगी वेव तो नीचे की तरफ होगी, कुछ ऐसा होने वाला है अगर फिक्स्ड एंड है तो अगर मैं इस वेव की इक्वेशन लिखता हूं बच्चों, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इस वेव की इक्वेशन क्या होती है सर? इस वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, अच्छा सोचो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है? निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। आई एम अज्यूमिंग दिस इज अवर पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? y इन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, डेट इज y प्लस। अब इसका जो गुल्लू है, मतलब यहां पर जो बंप था वो ऊपर की तरफ है, यहां पर जो बंप है वो नीचे की तरफ है, डेट इज वाई देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई ऑल्सो। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक फ्री एंड पर और एक फिक्स्ड एंड पर। फ्री एंड पर क्या होता है सर? फ्री एंड पर होता है, लेट अस अज्यूम अगर मैं यहां से वेव को ऐसे भेजता हूं और इसकी इक्वेशन मान लीजिए a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अगर ऐसी इक्वेशन है, तो जब लौट के आ रही होगी वेव तो कुछ ऐसे आ रही होगी, मतलब ऊपर का ऊपर रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है सर? इसने सिर्फ डायरेक्शन बदली है, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता है और कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर यहां पर फ्री सपोर्ट होता, फ्री एंड होता तो फेज डिफरेंस कितना होता? 0, बट यहां पर फिक्स्ड एंड है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? pi is the answer, ठीक है। So that is how we can calculate the phase difference. Answer will be the C part. Moving ahead towards the next problem, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टैंडिंग वेव का, स्टेशनरी वेव का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए सोनोमीटर चेंजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट फ्रॉम T to T प्लस डेल्टा T। सोनोमीटर का मैंने थोड़ा सा टेंशन इंक्रीज कर दिया, एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ भैया नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, व्हाट विल बी द रिलेशन। कुछ इस तरीके का रिलेशन है, हमें आइडेंटिफाई करना है डेल्टा एन बाई एन की वैल्यू, ठीक है। तो क्या रिलेशन होगा इसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो बच्चा परेशान होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है, सोनोमीटर दे रखा है और क्या सर टेंशन वेंशन चेंज करके क्या निकलवा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ध्यान रखो, चाहे सोनोमीटर मानो या ना मानो, अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ वेव में रिलेशन पता है, यू कैन आंसर इट। बट अगर नहीं आता तो आप सोनोमीटर मान के, जो आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किया होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा। सोनोमीटर के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है, सोनोमीटर के केस का कौन सा केस होता है सोनोमीटर? सर सोनोमीटर केस होता है व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। एक स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं दोनों एंड फिक्स कर दूं, वही गिटार की तरह है ये कहानी। सोनोमीटर और गिटार का सेम रिलेशन है ना। तो सोनोमीटर में क्या है सर? बोथ एंड फिक्स्ड है। बोथ एंड अगर मैं फिक्स कर दूं तब क्या होगा सर? इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है सर। तो अगर मैं पूछूं यहां पर, ये मान लो x इज इक्वल टू 0 है, ये क्या होगा सर? x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करवाता हूं, सॉरी, ये अपना x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और ये पूरी लेंथ कितनी है सर? l लेंथ है, L लेंथ है। तो लैम्डा और L में क्या रिलेशन होगा? लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L आ जाएगा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे वेलोसिटी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2L, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2L। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट। ये हम लोगों ने सोनोमीटर में पढ़ा है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है सर? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई लैम्डा। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई लैम्डा, मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 1/2L। दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में हमें करना क्या है, हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं टेंशन चेंज करूं। तो देखो जिसको बच्चे को ये रिलेशन, ये तो हमने सोनोमीटर के लिए निकाल ही लिया, सोनोमीटर के लिए निकाल लिया। अब हमें क्या रिलेशन आइडेंटिफाई करना है? हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में कैसा रिलेशन दिख रहा है बच्चों? अंडर रूट टी के बराबर। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ, एरर मेथड लगा दे रहा हूं, इट इज पावर के बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी के बराबर आ जाएगा। एरर मेथड लगा दो और आंसर खत्म। तो दिस विल बी अवर आंसर,
ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्लियर हो गया। अब ये पूरी एनालॉजी तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। जिस बच्चे को समझ में आ गया ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे? सोनोमीटर की आपने पूरे केसेस देख लिए, लेकिन मुझसे रिलेशन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकता हूं सर, वेलोसिटी को लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मतलब रूट टी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ऐसा रिलेशन आएगा। मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ चेंज इन टेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा टी बाई टी। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं एयर कॉलम के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नीट 2025 का क्वेश्चन भी है। A pipe open at the both ends has a fundamental frequency f in air. Fine. If the pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length, the fundamental frequency of the air column, अब कितना हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो ये हमारा पूरा पाइप था, बढ़िया है, इसके अंदर, अच्छा अगर ये ओपन है दोनों एंड पर तो क्या बनेगा सर, अगर ओपन है तो एंटी नोड बनेगा, मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। वी नो अबाउट इट, ठीक है। ये क्या है सर, ये एंटी नोड है, ये क्या है, ये नोड है, ये क्या है, एंटी नोड है, ठीक है। अच्छा इस पूरे पाइप की लंबाई कितनी है, हम लोगों ने एल मान ली। सो व्हाट विल बी द रिलेशन, अपन को फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा कितना होगा सर, यहाँ पर लैम्डा बाई 2 की वैल्यू एल के बराबर विच इज 2l, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइट नाउ, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करना है सर, अब मैंने इस पाइप को डिप कर दिया, इस पाइप को, इस पूरे के पूरे ट्यूब को, पाइप को मैंने डिप कर दिया वाटर में। कहां तक डिप कर दिया, आधी लंबाई तक, तो यहां तक पानी भर दिया। जब मैंने यहां पर पानी भरा बच्चों, तो ये वाला एंड किसकी तरह काम करने लग गया, अब सर ये नोड की तरह क्लोज्ड हो गया, यहां से ये क्लोज्ड हो गया, तो ये किसकी तरह काम करने लग गया सर, ये हो गया नोड, और ये तो ओपन है ही, तो ये अब कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा एंटी नोड। ये नोड और ये एंटी नोड कुछ ऐसा बनने वाला है। सो व्हाट विल बी द लेंथ, अगर यहां से यहां तक की लंबाई टोटल l थी, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हो जाएगी l/2, और अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी λ/4, मतलब λ/4 इज इक्वल टू l/2। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो अगेन 2 लैम्डा के बराबर होगी। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज 2l। तो ये f2 फ्रीक्वेंसी है, ये अपना f है। तो अगर आप रिलेशन देखोगे, दोनों फ्रीक्वेंसी कैसी दिख रही है सर, सेम दिख रही है। सो व्हाट विल बी द आंसर, f पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप has the same frequency as that of the first overtone of the closed pipe, first overtone of the closed pipe। ओवरटोन को समझना है, तो ओपन पाइप अगर मैं मान लूं, कंसीडर करिए ये अपना ओपन पाइप है, आई एम कंसीडरिंग दिस विल बी अवर ओपन पाइप, ठीक है। अगर ओपन पाइप है तो पहला जो फ्रीक्वेंसी बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ठीक है। पहला जो फ्रीक्वेंसी बनने वाला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ये डायग्राम बनेगा। अब अगर आप देखो ये क्या है सर, मैं कुछ हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं, इट विल बी मोर क्लियर। कंसीडर करो ये हमारा पाइप है, ठीक है। तो जो पहला बनने वाला है सर, यहां बनेगा एंटी नोड, यहां बनेगा एंटी नोड, और बीच में बनेगा नोड, ठीक है। ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा सर, फर्स्ट ओवरटोन में कुछ, अगर मैं यही पाइप वापस से कंसीडर करूं, तो यहां बनेगा एंटी नोड, फिर यहां बनेगा नोड, फिर यहां बनेगा एंटी नोड, फिर यहां बनेगा नोड, फिर यहां बनेगा एंटी नोड, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके सर, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में हमने हाफ साइकिल और ऐड कर देते हैं। सेकंड ओवरटोन कैसा होगा सर, सेकंड ओवरटोन कुछ ऐसा होगा, फील करना सर, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, कुछ ऐसा बनेगा, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। जैसे अगर एंटी नोड नोड एंटी नोड, एक एंटी नोड नोड का पेयर और ऐड हो जाएगा, मतलब एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब अगर मैं ओपन पाइप की बात करूंगा तो 2 एंटी नोड 1 नोड, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, या फिर फर्स्ट ओवरटोन की बात करूंगा, तो एक एंटी नोड नोड का पेयर एडिशनल ऐड हो जाता है।
सेकेंड ओवरटोन की बात करूंगा तो दो एंटीनोड नोड के पेयर एडिशनल ऐड हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू दिस, तो दैट इज व्हाई इट वुड बी, अब देखिए लैम्डा बाई 4 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 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लैम्डा बाई 4 विल बी इक्वल टू एल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4l बाई 6, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस पर्टिकुलर केस सेकंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप के। अब हमें देखना है सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालता हूं f इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आया सर, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप निकालना है, क्लोज पाइप का दे रखा है, कंसीडर कर लेते हैं ये L1 है, f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v डिवाइडेड बाई 4L1 इंटू 6, कंसीडर दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं क्लोज्ड एंड की, तो क्लोज्ड एंड का कैसा सिस्टम दिखेगा सर, क्लोज्ड एंड का मान लो ये एक तरफ बंद है, यहां एंटी नोड बन रहा है, यहां नोड बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा होगा, एंटी नोड और नोड, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एक एंटी नोड नोड का पेयर ऐड हो जाएगा, एक एंटी नोड नोड का पेयर ऐड हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा सर, यहां एंटी नोड, फिर यहां नोड, फिर यहां एंटी नोड, फिर यहां नोड तो है ही है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा सर, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, इट इज 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 4l बाई 3, ये l आपको दे रखा है, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी सर v डिवाइडेड बाई 4l बाई 3, 4l बाई 3, कंसीडर दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है, अगर भैया बराबर हैं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 6v डिवाइडेड बाई 4L1 विल बी इक्वल्स टू 3v डिवाइडेड बाई 4l, 3v डिवाइडेड बाई 4l, 4 ने 4 को मार दिया, 3 ने इसको मार दिया, v ने v को मार दिया, तो बचा कितना सर, L1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ l एंड दैट विल बी अवर आंसर। L1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ l होनी चाहिए, दैट विल बी अवर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब या तो आपको फॉर्मूले रटे हो या बेसिक्स पता है, बेसिक्स से मैंने क्वेश्चन किया, अगर फॉर्मूले रटे हैं यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने पूरी क्लास 11th खत्म कर ली है, टैप एंड टेस्ट के पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर 11th के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शुरू से एक एक वीडियो देखने हैं, उनके टैप एंड टेस्ट देने हैं। टैप एंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं आपको। सर ये नीट 2026 में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, अगर आपने टैप एंड टेस्ट नहीं दिया तो आप ही का लॉस है। मेक इट श्योर, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीट एनालिसिस के साथ सब कुछ मिल रहा है, तो मेक इट श्योर आप टैप एंड टेस्ट सारे चैप्टर्स के देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक एक चैप्टर को सर्च कीजिए और उसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे टैप एंड टेस्ट देने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इधर उधर जाने से पहले। अपने जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके जाइएगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।